हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें पहला वाला क्वेश्चन कि सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। यानी सन 1853 में तो भारत की पहली यात्री ट्रेन कहाँ से लेकर कहाँ तक चली थी। तो देखिए कि पहला है कि कलकत्ता से लेकर अलीपुर के बीच, यानी 1853 में जो भारत की पहली यात्री ट्रेन चली तो वो कलकत्ता से लेकर अलीपुर के बीच चली थी, या बम्बई से लेकर थाने के बीच, या बम्बई से पुणे के बीच, या कलकत्ता से दमदम के बीच। तो देखिएगा कि जब सन 1853 में भारत में पहली यात्री ट्रेन चली थी तो वो चली थी बम्बई से लेकर थाने तक। लगभग 35 किलोमीटर की यात्रा ये ट्रेन पूरी की थी। तो ये ट्रेन चली थी बम्बई से लेकर थाने तक। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। यानी एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला तो कहाँ पर आयोजित होता है। तो पहले वाले ऑप्शन में देखिएगा दिया गया है कि पुष्कर में, यानी एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला तो ये पुष्कर में आयोजित होता है, या सोनपुर में, या हरिद्वार में, या नासिक में। तो फ्रेंड्स, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला तो ये आयोजित होता है सोनपुर में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना तो कब हुई थी। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि 1971 में, यानी राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना तो 1971 में हुई थी। या देखिएगा कि 1961 में हुई, या 1951 में हुई, या 1981 में हुई। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना ये हुई है 1961 में, यानी 1961 में हुई है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। यानी भिलाई इस्पात संयंत्र तो कहाँ स्थित है। तो पहला है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, या अगला ऑप्शन देखिएगा कि झारखंड में स्थित है, या मध्य प्रदेश में स्थित है, या उड़ीसा में। तो भिलाई इस्पात संयंत्र ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। भिलाई इस्पात संयंत्र तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। यानी भारत में महिलाओं के लिए तो आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर की गई है। तो मंत्रिमंडल में की गई है। यानी भारत में महिलाओं के लिए तो आरक्षण की व्यवस्था मंत्रिमंडल में की गई है। या सेकंड है कि विधानसभा में, या लोकसभा में, या पंचायती राज संस्थाओं में। तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था ये की गई है पंचायती राज संस्थाओं में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए। यानी राज्यपाल की नियुक्ति के लिए तो कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए। तो पहला है कि 50 वर्ष, उसके बाद 45 वर्ष, या 35 वर्ष, या 30 वर्ष। तो किसी राज्य के राज्यपाल के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है। तो समता के अधिकार का उल्लेख देखिएगा संविधान में किस आर्टिकल में मिलता है। तो यानी अनुच्छेद 23 से 24 में, यानी आर्टिकल 23 से लेकर के 24 में, या अनुच्छेद 14 से 18 में समता के अधिकार का उल्लेख मिलता है, या अनुच्छेद 19 से 22 में, यानी आर्टिकल 19 से 22 में, या देखिएगा अनुच्छेद 25 से 28 में। तो समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेदों में तो ये मिलता है 14 से 18 में, यानी आर्टिकल 14 से लेकर 18 में मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस देश में लचीला संविधान लागू है। तो पहला है कि अमेरिका में, या चीन में, या भारत में, या यूनाइटेड किंगडम में। तो लचीला संविधान देखिएगा तो लचीला संविधान ये लागू है यूनाइटेड किंगडम देश में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है। तो रेडियर देखिएगा किस प्रदेश में पाया जाता है। पहला है मानसूनी प्रदेश में, या गर्म मरुस्थल प्रदेश में, या टुंड्रा प्रदेश में, या टाइगा प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, रेडियर पाया जाता है टुंड्रा प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड।
अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ, यानी आर्टिकल 356 का प्रथम प्रयोग तो ये कब और कहाँ हुआ। तो पहला है कि जम्मू और कश्मीर यानी 1956 में हुआ, या केरल में हुआ 1959 में, या बिहार में हुआ 1958 में, या मध्य प्रदेश में हुआ 1957 ईस्वी में। तो अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग ये हुआ है केरल 1959 में, यानी केरल में हुआ है सन 1959 में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। तो पहला है डाउन्स, यानी डाउन्स शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, या कंपास, या अगला देखिएगा कि पंपास, यानी पंपास शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, या प्रेरीज। तो शीतोष्ण घास प्रदेश कंपास नहीं है, कंपास जो है तो ये शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जनसंचार के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है, यानी बड़ा महाद्वीप देखिएगा जनसंख्या के आकार के अनुसार तो बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है, यानी जनसंख्या के आकार के अनुसार तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो पहला है एशिया, या उत्तरी अमेरिका, या यूरोप, या अफ्रीका। तो जनसंख्या के आकार के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप तो वो है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है तो ये जनसंख्या के आकार के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पे जो है तो सबसे अधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में ही निवास करती है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है। तो पहला है कि उत्तराखंड में, यानी भारत में थारू जनजाति ये निवास करती है उत्तराखंड में, या नेक्स्ट देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, या अगला है कि थार मरुस्थल में, या नेक्स्ट है कि झारखंड में। तो देखिएगा कि भारत में थारू जनजाति ये निवास करती है उत्तराखंड में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है कि नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है। तो नगर निगम द्वारा देखिएगा पहला है कि चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन कर, या उपरोक्त सभी। तो नगर निगम द्वारा गृह कर लगाया जा सकता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी नगर निगम द्वारा तो कर लगाया जा सकता है तो वो कर लगाया जा सकता है गृह कर। अब अगला है कि संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है, यानी संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार तो जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं तो वह क्या है। तो पहला है कि एखोर्निया क्रासिपस, यानी जिसे जलकुंभी कहा जाता है, या अगला है कि पारीथीनियस हिस्टेरोफोरस जिसे कांग्रेस घास कहा जाता है, या अगला है कि लैंटाना कैमारा, या देखिएगा कि अगला है कि सिनोडोन डेक्टाइलोन यानी जिसे दूब घास कहा जाता है। तो जिसे बंगाल का आतंक कहा जाता है ये देखिएगा तो सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार कौन सा है, तो ये है एखोर्निया क्रासिपस जिसे जलकुंभी कहा जाता है। ये संसार का जो है सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार है जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं। तो वो है एखोर्निया क्रासिपस जिसे जलकुंभी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन तो ये हर बार लगभग ईवीएस पेपर में हर बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। तो अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है, तो पहला है कि यह प्रजनन नहीं कर सकता, यानी वायरस के अजैविक होने का लक्षण ये है, या अगला है कि इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, या नेक्स्ट है कि इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखिएगा वायरस के अजैविक होने का लक्षण ये है कि इसको क्रिस्टल रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब अगला क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, यानी पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है तो वो क्या है। तो पहला है कि साइटोकाइनिन, यानी पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है तो वो है साइटोकाइनिन, या नेक्स्ट है कि जिब्रेलिन,
या ऑक्सीन या देखिएगा कि इथाइलिन। तो पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है तो वो है इथाइलिन। अब अगला देखिएगा कि स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन यानी N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है तो वह है, तो देखिए वह क्या है। पहला है कि क्लास्ट्रीडियम, यानी वह क्लास्ट्रीडियम है जिसमें N2 यानी नाइट्रोजन गैस जो है तो स्थिरीकरण की क्षमता होती है। या अगला है कि राइजोबियम, या नेक्स्ट है कि एजोटोबैक्टर, या नेक्स्ट देखिएगा कि विनियो है। तो देखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एजेटोबैक्टर है, यानी स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है तो वह है एजेटोबैक्टर। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिएगा कि किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। तो पहला है कि बी डीएनए, यानी बी डीएनए जो है तो कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है, या सी डीएनए, या ए डीएनए, या जेड डीएनए। तो देखिएगा कि कोशिका में जो है सामान्य रूप से पाया जाता है तो वो है ए डीएनए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है कि कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, यानी कौन सा ज्वालामुखी तो वो पर्वत है। तो पहला है कि अपलेशियन, यानी अपलेशियन ज्वालामुखी तो ये पर्वत है। या नेक्स्ट है कि यूराल, या अगला है कि अरावली, या नेक्स्ट देखिएगा किलिमंजारो। तो देखिए कि किलिमंजारो ज्वालामुखी तो ये पर्वत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब अगला देखिएगा कि एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है, यानी एलिफेंटा द्वीप तो ये कहाँ पर अवस्थित है। तो पहला है कि गोवा तट पर, सेकंड है मुंबई तट पर, या गंगा डेल्टा पर, या कच्छ तट पर। तो एलिफेंटा द्वीप जो ये अवस्थित है तो ये अवस्थित है मुंबई तट पर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट देखिएगा कि मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है, यानी मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो पहला है कि 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर, यानी 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो यहाँ पर मानसूनी वन पाए जाते हैं। या नेक्स्ट है कि 50 से 150 सेंटीमीटर, या 70 से 100 सेंटीमीटर, या 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर। तो देखिएगा कि मानसूनी वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है। तो पहला है काइटन, यानी काइटन ये अचल जीव का उदाहरण है। या अगला है कि लीची, या देखिएगा यूप्लेक्टेला, या इक्नस। तो अचल जीव का उदाहरण है ये है लीच। देखिएगा लीच जो है तो ये अचल जीव का उदाहरण है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब अगला है कि प्रोटीन अणुओं की इकाई है। तो पहला है अमीनो अम्ल, या वसा अम्ल, या ग्लूकोज, या विटामिन। तो प्रोटीन अणुओं की इकाई जो है तो ये है अमीनो अम्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो पहला है कि रिक्तिकाएं, यानी रिक्तिकाएं जो है तो अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होती हैं। या अगला है कि कवक, या सेल्यूलोज कोशिका भित्त, या देखिएगा कि तारक काय। तो अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है तो वो है तारक काय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब अगला देखिएगा कि काबी एंगलोंग पठार विस्तार है। तो काबी एंगलोंग पठार विस्तार कहाँ से है। तो देखिए पहला है हिमालय से, या तिब्बत से, या शान पठार का, या प्रायद्वीपीय पठार का। तो काबी एंगलोंग पठार का विस्तार, तो काबी एंगलोंग पठार का विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो पहला है कि अधिवृक्क ग्रंथि, यानी मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो वो है अधिवृक्क ग्रंथि, या पीयूष ग्रंथि, या अग्नाशय ग्रंथि, या देखिएगा कि यकृत ग्रंथि। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है तो वो है यकृत ग्रंथि, जिसे लीवर कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब अगला है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, यानी उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो पहला है गौरैया, मोर, सारस, क्रेन, या तोता। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी ये है सारस क्रेन। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट देखिएगा पुरवक किस अधिवास में शामिल है, यानी पुरवक किस अधिवास में शामिल है, पुरवक किसे कहा जाता है, किस अधिवास में ये होता है। तो पहला है कि रेखीय, यानी पुरवा तो रेखीय अधिवास में शामिल है, या ग्रामीण अधिवास में, या अपखंडित अधिवास में, या अगला देखिएगा कि नगरीय अधिवास में।
तो पुरवा जो है तो ये ग्रामीण अधिवास में शामिल होता है। ग्रामीण अधिवास में जो छोटी छोटी बस्तियां होती है तो उसे पुरवा कहा जाता है। तो पुरवा जो है तो ये ग्रामीण अधिवास में शामिल होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।